यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का जो मॉक टेस्ट 2 था, इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। पार्ट 1 में 52 क्वेश्चन तक कर लिए थे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 53 क्वेश्चन तक, 53 क्वेश्चन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं यहाँ से 53 क्वेश्चन है। ई माप पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ई माप का प्राथमिक उद्देश्य सभी राज्य स्तरीय जो यहाँ पर विधिक माप विज्ञान है, इसके विभागों को राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत एक एकल केंद्रीकृत जो प्राधिकरण है वो क्या है उसको प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो क्या होगा, पहला यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि हमारा जो है वर्तमान सरकार जो राज्य सरकार में जो पैक की गई जो वस्तु है उसको पंजीकृत करने के लिए, लाइसेंस जारी करने के लिए, वजन जो माप उपकरण है उसको सत्यापित करने के लिए, मोहर लगाने के लिए यहाँ पर ये पोर्टल संचालित करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये संबोधित करने के लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग जो है सभी राज्यों के यहाँ पर पोर्टल जो माप है वो एकीकृत यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। ना कि यहाँ पर जो एकल जो हमारी राज्य स्तरीय की जो विधिक माप विज्ञान है इसको लेकर यहाँ पर प्राधिकरण जो हमारा एकल केंद्रीकृत प्राधिकरण ये नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है, ये कर रहा है हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है उसके तरह पर किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ये पहल भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपको मैंने बताया कि ये जो है राष्ट्रीय विधिक माप जो माप विज्ञान पोर्टल है ई माप को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले द्वारा यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, आपका करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर यहाँ से हो जाएगा केवल 2 सही है, यहाँ से केवल 2 पूछा कौन सा सही है, तो केवल 2 यहाँ से करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कावेरी इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक में भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ यहाँ पर शुरू की गई थी, राइट। पहला क्या होगा, पहला बात यहाँ से एकदम करेक्ट है, एकदम सही बोला ये, राइट। क्योंकि ये रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO उसके हिस्से में भारत के जो गैस टरबाइन अनुसंधान है प्रतिष्ठान उसकी हाल ही में यहाँ पर इन फ्लाइट परीक्षण के लिए कावेरी इंजन की जो मंजूरी थी उसके लिए घोषणा की गई थी। दूसरा, कावेरी इंजन का वर्तमान में ड्राई संस्करण 80 kN से अधिक का थ्रस्ट उत्पन्न करता है जो इसे उन्नत फाइटर जेट के लिए उपयुक्त बनाता है, ठीक है। देखो हमारा की पॉइंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकता है, यहाँ से सही हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉइंट यहाँ से हो सकते हैं, तो क्या इसको की पॉइंट को देखना है, क्या सही है। देखो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको सिर्फ की पॉइंट मेन याद रखना है। टेस्ट पेपर सॉल्व करने का हमारा यही मतलब होता है कि आपको की पॉइंट क्या आपको याद है उस टाइम पेपर टाइम तक, तो वही आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन यहाँ से गलत होना एकदम श्योर है कि गलत तो करके जाओगे क्वेश्चन, राइट। तो ये चीज़ आप की पॉइंट आपको पकड़ना है। तो की पॉइंट यहाँ पर क्या है जो बोल रहा है 80 kN, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सेकंड का सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि कावेरी इंजन का जो हमारा ड्राई संस्करण है 49 और 51 kN जो थ्रस्ट के हिस्से के लिए यहाँ पर टरबाइन की जो होगा उसमें यहाँ पर ये प्रदान करेगा, और 80 kN से अधिक नहीं, ठीक है। यहाँ बोला 80 kN से अधिक, तो ये गलत हो गया। कितना करेगा, 49 से 51 kN तक, ठीक है। तो हमारा पहले सेकंड गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर केवल 1 यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो की पॉइंट देखो, आपको ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करा, हाँ मुझे आता है हो गया, ये चीज़ आप रट भी नहीं पाओगे। की पॉइंट को आप कभी नहीं रख सकते हो, तो ये आपको माइंड में रखना है क्या यहाँ पे सही हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या था हमारा 54 का आंसर हमारा हो गया। पहला तो आपका सही था, दूसरा गलत था, तो आंसर केवल 1 होगा यहाँ से, ठीक है। 55 देखते हैं, मानव मेटान्यूमो वायरस के संदर्भ में आपको विचार करना है। HMPV जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके समान परिवार के संबंधित है और मौसमी फ्लू प्रकोप के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। क्यों, ये हमारा जो है ये न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित, जबकि इसका इन्फ्लुएंजा वायरस जो हमारा है अर्थवुड परिवार से संबंधित है। ये रेस्पिरेटरी सिंकिटियल जो वायरस है उससे संबंधित होगा, लेकिन जो हमारा फ्लू के कारण यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पे बोला है जो फ्लू के कारण यहाँ पर इसे प्रकोप ले सकता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, विशेष रूप से HMPV जो संक्रमण उसके लिए कोई अनुमोदित विषाणुरोधी उपचार नहीं है, ये हमारा क्या होगा, सेकंड आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसके लिए कोई लाइसेंसी या फिर प्राप्त विषाणुरोधी उपचार नहीं है। अधिकांश मामले में बिना किसी अतिरिक्त उपचार के आप ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है। 56, भार्गवस्त्र सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जो है उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये भारत की पहली घरेलू रूप से विकसित सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र जो प्रणाली है, जिसे विकसित रूप से सामूहिक ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा 56 का पहला यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले बात यहाँ पर एकदम सही बोला है, राइट, क्योंकि अपने पहली स्वदेशी विकसित रूप से सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है उसको जो भार्गवास्त्र है उसका यहाँ पर सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं 56 का, दूसरा यहाँ से इसे उच्च ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उससे सभी क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों बातें क्या हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं 57। देखो यहाँ पर जो भी मैंने फोरम आइस का भी टेस्ट कराया हुआ है, फोरम आइस का टेस्ट जो भी हिंदी मीडियम में चल रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है वो, ठीक है। अभी तक कोचिंग एक कौन सी थी, इंग्लिश मीडियम में थी कोचिंग, तो अभी क्या हिंदी मीडियम में जारी की, तो इसका जो टेस्ट निकाला है, टेस्ट काफ़ी अच्छा टेस्ट है। वो मैंने करीब 3 से 4 पेपर कराए भी हैं, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे हैं। और इनकी बात अच्छी ये थी, जो फोरम आइस जो करा रहा है टेस्ट, इन्होंने यहाँ पर जैसे 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन्होंने 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4, कुछ में 5 स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है तो आपके लिए खराब, वो आपके लिए एक जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा टेस्ट के लिए, तो आप लगा सकते हो। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस फोरम आइस का भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँ, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, इसका जो 56 हमारा हो गया, तो 57 देखते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। केंद्रीय बैंक घाटे के वित्त पोषण के साधन के रूप में नई मुद्रा क्या है, मुद्रित करता है, नई मुद्रा को मुद्रित करता है। पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट 57 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे बाह्य स्रोत हैं उससे ऋण लेना घाटे का वित्त पोषण नहीं माना जाता है, ठीक है। हमारा की पॉइंट क्या है, नहीं माना जाता है। तो क्या होगा, सही है या गलत, आपको देखना है। तो हमारा गलत होगा, क्यों, क्योंकि बाह्य स्रोत से ऋण लेना जैसे कि विदेशी सरकारों से घाटे को वित्त पोषण का एक तरीका माना जाता है, ठीक है। ये गलत हो गया। अत्यधिक घाटे को वित्त पोषित जो हमारी वित्त व्यवस्था है, इसको दीर्घकाल में मुद्रा मूल्यह्रास का कारण बन सकती है, ठीक है। ये भी आपको देखो कारण बन सकती है। देखो अगर ज़्यादा ये बोला है कि अधिक घाटे अगर वित्त पोषण को दीर्घकाल के लिए, ये हमारा की पॉइंट है, ये कारण बन सकता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा आपको बताना है, तीसरा हमारे यहाँ से सही होगा। जरूरी नहीं कि पॉइंट सब गलत ही हो, की पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारे सही होगा, क्योंकि अत्यधिक घाटे का वित्त पोषण विशेष रूप से नए धन के निर्माण के माध्यम से मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा तीसरा करेक्ट है। पहला करेक्ट है तो सही पूछा है, तो 1 और 3 ए यहाँ से 57 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 देखते हैं। 58 यहाँ से गरीबी से संबंधित जो हमारे सूचकांक है उस पर आपको विचार करना है। गिनी सूचकांक, पाल्मा अनुपात, एंटकिंसन सूचकांक, तो इनमें से आपको बताना है कि कितने करेक्ट मैच कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं पहला यहाँ से हमारे गिनी गुणांक आय असमानता बोला है, राइट। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आय असमानता को यहाँ पर क्या करता है, ये जो होगा उसको इंगित करता है। दूसरा, पाल्मानुपात, पहला हमारा करेक्ट है। पाल्मानुपात क्या होगा, पाल्मानुपात यहाँ से सेकंड होगा। ये हमारा जो मतलब नीचे के 40% की तुलना में शीर्ष 10% के वादी का हिस्सेदार यहाँ पर केंद्रित होता है, ये हमारा करेक्ट है। तीसरा, एंटकिंसन सूचकांक क्या होता है, एंटकिंसन सूचकांक जो होता है ये आय वितरण के विभिन्न हिस्सों के लिए सामाजिक कल्याण की संवेदनशीलता के साथ ध्यान देने के लिए असमानता को मापन करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारा करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे 58 के करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। 59, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में न्यूनतम समर्थन एमएसपी के तंत्र के तहत शामिल है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सी शामिल है। देखो एक तो आपका यहाँ से जो पहला बोल रहा है, पहला क्या होगा आपका धान, ये शामिल हो जाएगा, ठीक है। कपास शामिल है, राइट। और आपका यहाँ से धान हो गया, कपास हो गया, और यहाँ से आपका हो जाएगा, इसमें से धान कपास हो गया, और क्या गन्ना तो यहाँ से होगा नहीं इसका, ठीक है। और गन्ना होगा नहीं, काट देते हैं। जहाँ पे 3 होगा उसको एलिमिनेट कर देते हैं पहले। 3 कहाँ पर है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ठीक है। बचा गया हमारा आंसर, यही बचा, ठीक है। एलिमिनेट करना देखो अच्छे से आना चाहिए आपको। अगर कुछ जरूरी नहीं कि सब पहले तो सभी क्वेश्चन में एलिमिनेट होता था, लेकिन अभी क्या है, यूपीएससी ने कुछ मतलब टाइप से क्वेश्चन टाइप से पूछने लगा है, तो कुछ क्वेश्चन में एलिमिनेट आप कर सकते हो। जैसे कि 10 से 12 क्वेश्चनों में, 100 क्वेश्चनों में टोटल 10 से 12 में आप एलिमिनेट जो होता है मेथड लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर गन्ना हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर निकल आएगा। गन्ना हटाएंगे तो आंसर आ गया 1, 2 और 5, 6, बाकी और कॉफ़ी भी नहीं होगा। यहाँ से हमारा 1 से देखने से हमारा यहाँ से आंसर निकल आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर जो होती है नीर के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। नीर अपने व्यावसायिक जो व्यापारिक भागीदार है उसके साथ किसी देश के विनिमय दर के भारित औसत है जिसे मुद्रास्फीति के अंतर के लिए समायोजित किया जाता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला यहाँ से हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि ये इसकी गणना जो हमारी है ये क्या है, नाम मात्र जो प्रभावी विनिमय दर है ये अन्य मुद्राओं की एक बास्केट के सापेक्ष के रूप में देश की मुद्रा में औसत भारित होती है, ठीक है। और अपने भागीदारों के साथ देश के साथ व्यापार को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी गणना नाम मात्र विनिमय दरों के व्यापार पर भार उपयोग करके की जाती है, लेकिन जो देश हैं उसके बीच मुद्रास्फीति के अंतर के लिए समायोजित नहीं किया जाता है, बोला अंतर के लिए समायोजित किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, की पॉइंट से ही गलत हो रहा है, देखा, ठीक है। आगे दूसरा, नीर में वृद्धि जो है विदेशी मुद्राओं की बास्केट की तुलना में घरेलू मुद्रा में जो मूल्य वृद्धि वो अधिक दर्शाती है, या जो इनमें जो घरेलू मुद्रा होगी उसमें वृद्धि दर्शाएगी विदेशी मुद्राओं की अपेक्षा, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड माना से करेक्ट होगा। तीसरा, नीर वास्तविक प्रभावी, यहाँ पे देखो अपोजिट भी बोल सकता था इसका, ठीक है। सेकंड में अपोजिट बोल सकता था, तो आपको याद रखना क्या हमने पढ़ा है, ठीक है। नीर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है जो इसके विपरीत मुद्राओं की क्रय शक्ति में परिवर्तन को प्रदर्शित
नहीं करता है, की पॉइंट नहीं है। क्या होगा, सही है गलत आपको बताना है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा तीसरा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा नीर है ये देशों के बीच मूल्य सापेक्ष परिवर्तन उसके लेखांकन के बिना केवल नाममात्र विनिमय दर का यहाँ पर मापन करता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, 2 3 सही है, तो आंसर क्या होगा 60 का यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 देखते हैं। भारत में एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। स्वचालित मार्ग विदेशी निवेशकों को निश्चित सूची के तहत सभी क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना निवेश करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जो हमारी सुव्यवस्थित प्रक्रिया है इसका उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करके विदेशी निवेश को आकर्षित करना, राइट, पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, रक्षा और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर सभी क्षेत्रों के लिए भारत में 100% एफडीआई की अनुमति है। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, बताना है, सोचना है आपको। सेकेंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्यों सेकेंड हमारा इसलिए गलत होगा क्योंकि उधर देखो हमारा मल्टी जो ब्रांड रिटेल रेटिंग जो हमारे ट्रेडिंग होते हैं इसको सरकारी मार्ग के तहत 51% तक एफडीआई की अनुमति देता है, और निजी क्षेत्रों में बैंकिंग के लिए 74% तक एफडीआई की अनुमति देता है, जिसमें से 49 आपका से अधिक निवेश के लिए यहाँ पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है ना। यहाँ पे बोला 100% तक, तो ये गलत हो गया। आगे अगला यहाँ पे है, जबकि देखो भारत में कई क्षेत्र जो स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति देते हैं, कई क्षेत्रों में 100% से कम की सीमा भी यहाँ पर बताई गई है, राइट। तो मैंने आपको बताया जिसमें कम है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा गलत हो गया। तीसरा, भारत में एफडीआई नीति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर विनियमित होती है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट होगा। 1 और 3 सही है, तो आंसर सही पूछा है बी। 62, सॉवरेन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। सॉवरेन बॉन्ड जो होता है भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो हमारा सॉवरेन बॉन्ड्स होता है ये इस पर अर्जित ब्याज आयकर से मुक्त होती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा गलत है। क्या क्या बोला, ब्याज मुक्त होती है, हमारा की पॉइंट क्या है, मुक्त होना, ठीक है। तो सेकंड गलत है, क्योंकि हमारा SBG जो है SGB ये अर्जित जो ब्याज आयकर है ये 1961 उसके तहत योग्य है। निवेशकों को आरंभिक राशि के लिए यहाँ पर प्रति वर्ष 2.5% 2.5% की निश्चित ब्याज दर होती है। यहाँ पर बोला है मुक्त है, मुक्त नहीं है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 62 का। 63, पीयर टू पीयर P2P यहाँ पर लैंडिंग से निम्नलिखित पर विचार करना है। P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के ढांचे के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। NBFC किसको बोलते हैं, जो हमारी गैर वित्तीय कंपनी होती है इसको, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा 63 का, पहला हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये उपाय के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसको संचालन करने का निगरानी करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रतिभागियों के हितों की रक्षा करना, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, P2P जो होगा ये रेडी वित्तीय मध्यस्थों को शामिल किए बिना कई ऋणदाताओं से सीधे क्रेडिट तक यहाँ पर पहुंच की अनुमति प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, इनको शामिल किए बिना, हमारा की पॉइंट क्या हो गया, शामिल किए बिना, और बोला कि इनको पहुंच तक प्रदान कर सकता है, पहुंच हमारा हो गया। तो 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे की पॉइंट है, क्या गलत है क्या सही आपको देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड हमारे यहाँ से जो बोला है एकदम करेक्ट है, ये भी बोला इनके बिना और यहाँ पर इनकी पहुंच के बिना, तो दोनों बातें हमारी एकदम सही है की पॉइंट वाले, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि P2P लैंडिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उधारकर्ता को कई जो ऋणदाता है उसके बीच सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान करता है और पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थों के यहाँ पर समाप्त करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है। की पॉइंट को ध्यान से देखना है, जो भी की पॉइंट जितने भी निकलते हैं, क्या अभी बात सही बोला है, अपने में विचार करना है की पॉइंट को लेकर, तब आपको बताना है सही है गलत, ऐसा नहीं कि देखा और गलत मार दिया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार एक ऋणदाता एक ऋणी को ऋण की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक रखता है। अधिकतम सीमा कितना बता रहा है, देखो हमारा की पॉइंट क्या अधिकतम, तो क्या होगा, आंसर आपको देखना है सही है गलत है, ठीक है। तो क्या होगा आपको बताना है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि P2P से जुड़ा जो जोखिम है उसको कम करने के लिए विशिष्ट जोखिम जो सीमा निर्धारित की गई है इसके अनुसार यहाँ पर 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बोल सकता था 50,000 रुपये से अधिक हो सकता है तो यहाँ पर गलत हो सकता था, लेकिन अधिकतम 50,000 रुपये ही है, ठीक है। तो आंसर तीनों करेक्ट है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 देखते हैं, वित्तीय बाजारों के उपकरण के संबंध में आपको विचार करना है। उपकरण और विशेषताएं, ट्रेजरी बिल यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रेजरी बिल छूट पर जारी की गई जो हमारी अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, करेक्ट है। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है, ये वाणिज्यिक पत्र जो हमारा होता है ये असुरक्षित जो अल्पकालिक ऋण साधन है जिसमें निगमों द्वारा की उनकी तत्काल धन की जरूरतों को कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, निगम द्वारा जारी किए गए असुरक्षित अल्पकालिक वचन पत्र होते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। डिबेंचर क्या होता है, राइट। डिबेंचर हमारा देखो एक प्रकार का ऋण साधन है, ये इक्विटी नहीं होता है, ये बोला है कि हमारा ये क्या इक्विटी प्रदान करता है, गलत है। ये हमारा एक
ऋण का साधन होता है, ना कि इक्विटी। तो ये गलत हो गया। आगे, जमा प्रमाण पत्र क्या है? जमा प्रमाण पत्र ये हमारा वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक, जो हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक नहीं, ठीक है, और वित्तीय संसाधनों द्वारा यहाँ पर ये जो द्वारा दी जाने वाली हमारी सावधिक जमा होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बोल रहा है ये रिजर्व बैंक, तो रिजर्व बैंक यहाँ पर नहीं होता है, जमा प्रमाण पत्र को रिजर्व बैंक नहीं बोलेंगे, वाणिज्यिक बैंक बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? बी गलत हो गया। दोनों करेक्ट हैं ऊपर के 1 2, तो कितने युग्म करेक्ट हैं? 2 करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा 64 का, ठीक है। बी में 2 है। 65 नंबर है। 65 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संकीर्ण मुद्रा MI आवधिक M1 आवधिक जमा शामिल नहीं है, लेकिन इसमें मांग जमा शामिल है, ठीक है। M1 बोल रहा है ये, ठीक है। तो हमारा जो 65 है इसका पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवधिक जमा शामिल नहीं होती है। जो कम तरल होते हैं इसलिए इसमें M1 के पास यहाँ पर मुद्रा जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें मांग जमा के साथ यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। M3 यह व्यापक मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल उपाय है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि M1 को सबसे तरल उपाय माना जाता है, ना कि यहाँ पर M3 को। ये गलत हो गया। अगला, बैंकों में सावधिक जो आवधिक जमा है उसको मुद्रा सदृश का हिस्सा माना जाता है। तीसरा हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारे 2 करेक्ट है, 1 और 3, तो बी हमारा 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन भारत के भुगतान संतुलन पूंजी खाते के तहत सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। कौन सा किया जाएगा ये बताना है। देखो, एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, और तीसरा आपका विश्व बैंक सरकार द्वारा प्राप्त ऋण। बाह्य वाणिज्यिक उधार ये आपको शामिल नहीं होगा। भारतीय कामगार है उसके लिए विदेशों द्वारा प्राप्त धन ये भी आपका नहीं इसमें शामिल होगा। किसमें? जो भारत के भुगतान संतुलन पूंजीगत खाता है इसके तहत सम्मिलित में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला और तीसरा, ठीक है। आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन करते हुए भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, ठीक है। तो क्या होगा? 67 का जैसे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से मौर्य काल के दौरान संकलित किया जाता और मुख्य रूप से धर्म और नैतिकता पर केंद्रित है। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र को आरंभिक ईसाई युग में अंतिम रूप दिया गया था, ठीक है, ना कि यहाँ पर जो मौर्य काल के दौरान, ठीक है। संगम साहित्य में अधिकांशतः ऋग्वेद के समान प्रकृति में धार्मिक है और इनमें देवताओं को समर्पित भजन शामिल होते हैं। तीसरा में हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैदिक ग्रंथों के विपरीत हमारा संगम साहित्य धर्मनिरपेक्ष है। इसमें वीर का जो कविता क्या शामिल है, जो राजाओं के योद्धाओं के व्यापारियों की प्रशंसा करती है और देवताओं को समर्पित जो भजन है उसके बजाय युद्ध समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन करती है, ना कि देवताओं को समर्पित के लिए भजन। गलत हो गया। चौथा, संगम ग्रंथों में यवनों के साथ व्यापार का उल्लेख है जिसकी पुष्टि विदेशी खातों और पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा पर की जाती है। चौथा हमारा करेक्ट है। तो 1 और 4 सही है, तो आंसर क्या होगा? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 1 और 4 2 स्टेटमेंट हैं, तो बी हमारा यहाँ से आंसर हो गया। यहाँ से 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है भौगोलिक लाभों के कारण पाटलिपुत्र के उदय के संबंध निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, गंगा, गंडक, सोन और घाघरा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे प्राचीन भारत में एक आदर्श प्रशासनिक सैन्य केंद्र बना दिया था, ठीक है। पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन नदियों की उपस्थिति ने सभी दिशाओं में आसान परिवहन, व्यापार और आवाजाही की सुविधा प्रदान की, लेकिन पाटलिपुत्र को लगातार बाढ़ की बारंबारता के कारण प्रति संवेदनशील यहाँ पर बना जिसका पतन हुआ। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? कथन गलत होगा आपका, ठीक है। सेकंड वाला कथन गलत, क्योंकि हालांकि जबकि नदी की बस्तियां कभी कभी बाढ़ से ग्रस्त थी, हमेशा यहाँ पे ग्रस्त नहीं थी, इससे पाटलिपुत्र का पतन नहीं हुआ था। तो ये गलत हो गया। पहला हमारा सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा पहला सही है और दूसरा गलत है, तो सी, ठीक है। आगे देखते हैं। 69, प्राचीन भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, प्राचीन भारत में प्रशासन की गणतांत्रिक व्यवस्था सिंधु घाटी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार में हिमालय की तराई सबसे अधिक प्रचलित थी, ठीक है। क्या होगा? पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। दूसरा, इन गणराज्यों में प्रमुख विशेषता विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण था। सेकंड में हमारा गलत है, क्योंकि राजतंत्रों के विपरीत इन गणराज्यों में एक शासक के स्थान पर आदिवासी कुलीन वर्गों की विधानसभा द्वारा पर शासित किया जाता, ठीक है। तीसरा, इन गणराज्यों में प्रत्येक सत्तारूढ़ सदस्य को अपने स्वयं के प्रशासनिक तंत्र और सैन्य बलों के बनाए रखने की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीनों बातें हमारी क्या एकदम यहाँ से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सभी 3 सी। यह 70 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्यभट्ट पहले भारतीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने यह दावा किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के कारणों से सही व्याख्या की इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 70 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट है, उन्होंने सही बताया। दूसरा, दशमलव प्रणाली और शून्य का उपयोग भारत में विकसित किया गया था, लेकिन पश्चिम में उन्हें अपनाने तथा व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए पर व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया था, राइट। सेकंड क्या होगा?
सेकंड बात भी हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित जो हमारी बृहद संहिता है इसमें ज्योतिष और मौसम विज्ञान तथा कृषि जैसे जो व्यवहारिक विज्ञान है उस पर यहाँ पर विस्तृत जानकारी प्रदान की है, राइट। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। तीनों बातें हमारे 70 इसका एकदम करेक्ट होंगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी तीनों यहाँ पर सही है। सही पूछा है तो सभी तीनों सी। 71 देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के प्रशासन के राजनीति के संबंध में आपको विचार करना है। बहमनी साम्राज्य को तरफ नामक जो बहमनी साम्राज्य था उसको तरफ नामक प्रांतों में विभाजित किया और जिसमें से प्रत्येक एक तरफदार शासित था, ठीक है। 71 का क्या होगा? पहला करेक्ट है, क्योंकि देखो बहमनी साम्राज्य को तरफ मतलब क्या होता है? प्रांतों में विभाजित किया गया था। याद रखना, तरफ मतलब क्या होता है? प्रांतों में, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट है। बहमनी जो शासक थे इसको स्थानीय प्रशासक जो प्रशासनिक प्रणाली थी उस और स्वदेशी जो हमारी अधिकारी थी उस पर बहुत से अधिक यहाँ पर निर्भर थे, जिससे कि शासन फारसी प्रभाव पर न्यूनतम हो गया था। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वजीर जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारी सहित यहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारियों को अक्सर फारस और मध्य एशिया में भर्ती किया था। जैसे कि महमूद गवन को जो मूल रूप से फारसी थे उसने बहमनी प्रशासन के महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो हमारा ये बहमनी शासक को लेकर निर्भर थे, इसको यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बहमनी साम्राज्य में कुलीनता को दो गुटों में विभाजित कर दिया गया था, दक्कनी और अफाकिस, जो अक्सर राज्य में आंतरिक संघर्ष का कारण बनता था, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए? सही हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 देखते हैं, मध्यकालीन भारत में सिंचाई विधियों के संबंध में आपको विचार करना है। फारसी पहिया जिसका उपयोग मुगल काल में भारत में किया जाने लगा, जो कुएं से पानी खींचने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी की प्रगति थी, ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का था, मुगल काल का नहीं, ठीक है। ये बोल रहा है मुगल काल में, तुम्हारा मुगल काल में नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, तो पहला गलत हो गया हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली और आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें कृषि का समर्थन के लिए यमुना नदी पर जो मदार झील है उसका यहाँ पर निर्माण किया था, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो 72 है इसका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा, क्योंकि ये विजयनगर शासकों ने इस क्षेत्र में कृषि समर्थन के लिए तुंगभद्रा नदी पर मदार झील का यहाँ पर निर्माण किया था, न कि फिरोज शाह तुगलक ने ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का। तो ये गलत हो गया अभी। तीसरा, शाहजहां ने नाहर फैज का निर्माण किया, जो यमुना नदी से भी एक विशाल क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल ले जाने वाली एक नहर थी। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। सिर्फ एक करेक्ट है, पूछा सही कितने हैं, तो केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही होगा। 73, निम्नलिखित में से कौन बलूतेदार शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बलूतेदार शब्द का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का आपका यहाँ से बी स्टेटमेंट। दक्कन और महाराष्ट्र में ग्रामीण कारीगर सेवा प्रदाताओं का एक समूह होता था, ठीक है। ये आवश्यक वस्तु उत्पादन और सेवाओं की जो पेशकश करने के लिए जिम्मेदार थे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे और ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करते थे। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। 74 देखते हैं, सूफी सिलसिला जो है उससे जुड़े कुछ संत उसके बारे में विचार करना है। देखो सूफी सिलसिला और यहाँ पे संबद्ध संत मतलब संबद्ध से संत जो है रिलेटेड करके कौन से इसमें मैच कर रहे हैं। इसे सुहरावर्दी है, ठीक है। पहला सुहरावर्दी हमारा गलत है, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जी था और कादरी सिलसिला के संस्थापक था हमारा, ठीक है। तो हमारा ये पहला हमारा गलत हो जाएगा और सुहरावर्दी सिलसिला से नहीं जुड़ा था ये, तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कादरी, सेकंड बोला है कादरी हमारा से सही है, क्योंकि मियाँ मीर और कादरी सिलसिला एक प्रमुख संत थे, ठीक है। आगे चिश्ती, तीसरा स्टेटमेंट है चिश्ती, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि चिश्ती सिलसिला सबसे सम्मानित संतों में से एक निजामुद्दीन औलिया था, ठीक है। तो हमारा भी करेक्ट है। नक्शबंदी, ये क्या होगा? ठीक है, देखो ये जो है नक्शबंदी, ये शेख जो हमारे अहमद सरहिंदी थे, एक प्रमुख नक्शबंदी संत थे और इन्हें अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए जाने जाते थे। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीनों करेक्ट हैं, 2 3 4 कितने सही हैं? 3 स्टेटमेंट सही हैं। 75, कीट बच्ची और पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वे नाइट्रोजन की कमी वाली जो मृदा है उसमें उगते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा 75 का? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वे अपनी सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह से पकड़े गए कीटों से प्राप्त करते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि वे जीवित रहने के लिए पूरी तरह से कीटों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश संश्लेषण को भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तीसरा, नेपेथेंस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया जो कीट बच्चे हैं पौधों के उदाहरण होते हैं। तीसरा हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, तो सही पूछा है तो 1 और 3 मतलब बी नंबर यहाँ से स्टेटमेंट सही होगा 75 का। 76 देखते हैं। 76 है, भारत में सामुदायिक और जो संरक्षण रिजर्व उसके बारे में विचार करना है। सामुदायिक रिजर्व केवल निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि के घोषित किए जा सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है।
संरक्षण रिजर्व विशेष रूप से सरकारी स्वामित्व वाले जो जंगल है उसमें स्थापित किए जाते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड गलत है, क्योंकि जो हमारे संरक्षण रिजर्व है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के लिए स्थापित किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे जंगलों में ही संरक्षित हो। ठीक है, वनों को ही जोड़ सकते हो, वो बफर जोन या गलियारों के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सामुदायिक और संरक्षण रिजर्व दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पर अधिसूचित किए गए। ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि सामुदायिक संरक्षण रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण दोनों हमारे इसके तहत मान्यता इसको प्राप्त की गई। तो दोनों हमारे करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, 76 का 1 और 3 मतलब सी। 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मीथेन को वैश्विक तापमान क्षमता GWP जिसको बोलते हैं वैश्विक तापमान क्षमता भी कार्बन डाइऑक्साइड से 120 गुना अधिक है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बोला है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक समय तक वातावरण में रहता है, इसके उच्च तापमान प्रभाव में योगदान देता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वैश्विक तापमान की गुना 120 गुना पर अधिक हो, जिसका अर्थ होता है कि अल्पावधि में CO2 की जो तुलना है उसमें प्रति अणु अधिक उष्मा पर अवशोषित करेगा। तो ये हमारा सेकंड गलत होगा। पहला आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 77 का जो आंसर हमारे यहाँ से होगा ये हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट। पहला सही और दूसरा गलत है। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। समुद्री शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समुद्री शैवाल एक प्रकार का शैवाल है जो कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइट, पहला क्या होगा? पहला बात हमारी एकदम करेक्ट है। दूसरा, समुद्री शैवाल की कुछ प्रजातियों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में और मीथेन उत्सर्जन कम करने के लिए यहाँ पर पशु आहार के रूप में किया जाता है। राइट, ये भी बात हमारी करेक्ट है। तीसरा, समुद्री शैवाल की कुछ प्रजातियां में सूजन रोधी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है? 78 की एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। राइट, सभी सही मतलब डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 डॉल्फिन की विशेषताओं पर विचार करना। वे स्तनधारी और अपने संतति को दुग्ध पान कराकर उनका पालन पोषण करती हैं। ठीक है, 79 का है पहला स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका एकदम करेक्ट है। वे नेविगेशन और संचार के लिए इकोलोकेशन पर निर्भर करते हैं। सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, वे मांसाहारी आहार ग्रहण करने वाले शिकारी होते हैं। ठीक, तीसरा हमारा से करेक्ट है, क्योंकि डॉल्फिन जो होती हैं मांसाहारी शिकारी हैं जो मुख्य रूप से मछली, स्क्विड और आपके जो समुद्री जीव है उसको आहार करने और रूप में यहाँ पर लेते हैं। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो डी। 80 नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको बोलते हैं BOD। ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, याद रखना है आपको। BOD हमारा जो वायवीय परिस्थिति है इसमें जैव निम्नीकरण जो है उसमें कार्बनिक पदार्थों को विकसित करने के लिए सूक्ष्म जीव के वसे जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा का मापन करता है। तो क्या हो जाएगा? पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, इसका उपयोग जल की जैविक गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये जल निकाय में नगर पालिका सीवेज और जो जैविक प्रदूषण होता है उनका मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इस प्रकार ये जल की जैविक गुणवत्ता का आकलन भी करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थानीय प्रजातियों के रूप में संवहनीय पौधों की कम से कम 0.5 या 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। 81 का पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो डेटा दे रहा है एकदम करेक्ट है। दूसरा, इसकी प्राथमिक वनस्पति को कम से कम 50% संरक्षित होना चाहिए। सेकंड गलत है, क्योंकि 50% नहीं 70% होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, हिमालय हॉटस्पॉट भारत म्यांमार तक की संपूर्ण पर्वत श्रृंखला में सम्मिलित करता है, परंतु हिंदुकुश क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया इसको। तीसरा हमारा करेक्ट है, सही बोल रहा है। चौथा, सुंदरवन मैंग्रोव इंडो वर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग होगा। चौथा क्या होगा? चौथा स्टेटमेंट हमारा जहाँ से होगा 81 का, ये गलत है, क्योंकि सुंदरवन जो मैंग्रोव इंडो वर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। सही कौन सा है? एक तो पहला और एक तीसरा, तो दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है। 82 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है उसके बारे में विचार करना है। ये भारत के जैव संसाधनों और संबंधित ज्ञान के उपयोग को विनियमित करता है। ठीक है, पहला यहाँ से क्या होगा? पहला बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। दूसरा, कोई भी भारतीय शोधकर्ता NBSC अनुमोदन के बिना व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जैव संसाधनों का उपयोग कर सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारा गलत, क्योंकि भारतीय जो शोधकर्ता है उसमें जैव संसाधन व्यवसाय उपयोग के लिए NBSC की मंजूरी की आवश्यकता होती है। केवल स्थानीय समुदाय और पारंपरिक जो हमारे उपयोगकर्ता होते हैं उसको जीविका के लिए उपयोग करने के लिए यहाँ पर अनुमोदन की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। यहाँ पे नहीं कि आप यहाँ पर जो व्यवसाय होगा उसके लिए आप पर जो अनुमोदन करना होगा, तो आपका गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, NBA पहुंच और लाभ साझाकरण जो ABS होता है उस पर नगोया प्रोटोकॉल के तहत भारत के जो दायित्व हैं उसको लागू करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगी। सही कौन सा है? 1 और 3, आंसर हमारा सी। 83 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पर्यावरण अभिसमय और फोकस क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोला है स्टॉकहोम अभिसमय
स्टॉकहोम समय जो हमारा है ये स्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक उसको समाप्त करने, प्रतिबंध करने, ये इसको वैश्विक संधि है, ठीक है। ये डाइऑक्सिन और जैसे जो हमारे खतरनाक रसायन है उसमें पर्यावरण जो स्थायी रहने के लिए इसको स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय संरक्षण के संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या था ये आपको मैंने बताया। दूसरा, कार्टागोना प्रोटोकॉल क्या होगा, ये हमारा गलत हो गया। कार्टागोना जो प्रोटोकॉल है ये हमारा जो रहेगा खतरनाक अपशिष्ट सीमा को आवाजाही पर नियंत्रण, ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जैव सुरक्षा पर कार्टागोना जो था ये हमारी जैव विविधता परिसमय के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जीवित जो आपके संशोधित जीव हैं उसकी सीमा पर आंदोलन को नियंत्रित करना, ये खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित नहीं है जो बेसल अभिसमय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तुम्हारा गलत हो गया। तीसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत का संरक्षण, तीसरा हमारे यहाँ से करेक्ट है। पहला गलत था, दूसरा गलत था, तीसरा करेक्ट है। चौथा, बेसल अभिसमय, बेसल अभिसमय जो हमारा होगा ये विकासशील देशों में डंपिंग को रोकने के लिए खतरनाक अपशिष्ट की सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करता है, ना कि कीटनाशक रसायनों को, इनको लिए सूक्ष्म सहमति, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, केवल हमारा एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 84 नंबर देखते हैं। यहाँ से 84 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेगा इसका ये करेक्ट है। दूसरा, जो बार का पिरामिड जलीय पारिस्थितिक तंत्र के में उल्टा हो सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा बोला है संख्याओं का पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बावजूद हमेशा सीधा रहता है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे से गलत होगा क्योंकि संख्याओं का पिरामिड प्रत्येक जो हमारे ट्रैफिक स्तर उसमें जीवों की संख्या को दर्शाता है। कुछ पारिस्थितिक जो हमारे तंत्र हैं जैसे कि वन एक बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र है वृक्ष की तरह, इसमें शाकाहारी जीवों को समर्थन करता है जिसके परिणाम स्वरूप एक उल्टे या धुरी के आकार का पिरामिड हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा हमेशा सीधा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चौथा, जैव भार का पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कभी उल्टा नहीं होता है, ठीक है। ये भी हमारा एकदम करेक्ट है स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 हमारा करेक्ट था और चौथा करेक्ट है। तो 1 2 4, तो देखते हैं आंसर क्या है 84 में। 1 2 4 मतलब कितने स्टेटमेंट सही हैं, 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। सोहराई जो चित्र है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पारंपरिक रूप से झारखंड के जो संथाल हैं, मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा पर मुख्य रूप से प्रचलित होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2020 में सोहराई खोवर पेंटिंग को अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए पर भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पर दिया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा बी करेक्ट है। तीसरा, इसमें नकारात्मक चित्रकारी पद्धति का प्रयोग किया गया जिसमें पेंटिंग की ऊपरी परत पर खुरच कर आकृतियां निर्मित की जाती हैं। तीसरा भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारे यहाँ पर 85 में करेक्ट होंगी सोहराई चित्र के बारे में, डी। 86 नंबर है, आरंभिक जो की भारतीय अभिलेख हैं उसके संदर्भ में विचार करना है। सोगौरा कॉपर प्लेट्स सबसे पुरानी ज्ञात जो तांबे की अभिलेख है उसमें से एक है और मौर्य काल में संबंधित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 86 का पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राजा खारवेल का हाथी कुंभा अभिलेख ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके यहाँ पर पाली में लिखा गया था, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है। क्या, क्योंकि हालांकि देखो ये अभिलेख ब्राह्मी का लिपि का उपयोग करके पाली भाषा में नहीं प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। तो हमारा पाली नहीं होगा, प्राकृत होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, मास्की शिलालेख महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला अशोक शिलालेख है जिसमें उसके नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा एकदम करेक्ट है। 1 और 3 सही है, पूछा सही कौन सा है तो सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ओके। 87 भारत में निम्नलिखित सांस्कृतिक प्रथाओं पर विचार करना है। टठेरों के बीच बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, ठीक है। और गुजरात का गरबा, छऊ नृत्य, कुंभ मेला, इनमें से कितने यूनेस्को की मानव जो अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए गए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी किए गए, 1 2 3 4 चारों यहाँ पर इसमें जो है शामिल किए गए। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। अजंता और एलोरा की गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अजंता की गुफाओं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं जबकि एलोरा की गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध संरचना को देखने को मिलती है, ठीक है। क्या हो जाएगा पहला यहाँ से जो 88 का स्टेटमेंट है ये पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, अजंता के चित्रांकनों में केवल बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया, इसमें पंथनिरपेक्ष विषय शामिल नहीं है, ये गलत है हमारा, क्योंकि यहाँ पर अजंता के जो हमारे चित्रांकन उसमें मुख्य रूप से बौद्ध विषय दिखाया गया, ठीक है, जिसमें दरबारी जीवन, प्रकृति के जुलूस और पंथनिरपेक्ष विषयों को यहाँ पर चित्रित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अजंता की गुफा में चालुक्यों का संरक्षण प्राप्त था जबकि एलोरा की गुफा में विकास राष्ट्रकूटों के संरक्षण में हुआ था, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाए क्योंकि एलोरा का विकास मुख्य रूप से राष्ट्रकूटों के शासक थे उसके शासनकाल में हुआ था, जहाँ राजा जो हमारे कृष्ण प्रथम थे उनके संरक्षण में निर्मित कैलाशनाथ मंदिर गुफा था उसकी सबसे पहली महत्वपूर्ण देन थी, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला करेक्ट है 88 का, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक
ए। 89 भारत और विदेशों में जो हमारे क्रांतिकारी आंदोलन थे उसके प्रारंभिक चरण के संदर्भ को विचार करना है। खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड पर हमले का प्रयास, कर्जन वाइली की हत्या और लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास और कमाटा गारो जो कांड थे, इनमें से आपको क्रम बताना है कौन सा पहले आया था इनमें। ठीक है, तो देखो जो हमारा सबसे पहले आया था ये आया था आपका, ये पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, राइट, यही सबसे हमारा पहले आया था। क्या हो जाएगा यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 89 का ओनली 1 या ए। ठीक है, क्योंकि देखो खुदीराम बोस का जज जो किंग्सफोर्ड का हमले का प्रयास कब किया था 1908 में। ठीक है, 1908 में, राइट। और उसके बाद कर्जन वैली की हत्या 1909 में हो गई थी। ठीक है, और कमाटा गारो जो हमारा यह था लॉर्ड हार्डिंग पर हमला। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर हमला था, वो हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग पर हमला कब हुआ था, हत्या ये हुई थी 1912 में। उसके बाद हमारा बचा कामागाटा मारू घटना, ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1914 में, 1914। तो इस टाइप से हमारा सीरियल से लगा हुआ ए नंबर या पहला नंबर करेक्ट है। 90 नंबर देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में विधायी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। भारत सरकार GOI, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीयता की यहाँ पर शुरुआत की थी 90 में। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधि निर्माण के संबंध में 3 संघीय सूची के विषय का प्रावधान किया और अब से शक्तियाँ केंद्र विधायिका में निहित की थी। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि इस अधिनियम में 3 सूचियाँ भी प्रदान की गई थी, जिसमें संघीय विधायी और प्रांतीय विधायी सूची को लेकर यहाँ पर समर्थित जो विधायी सूची थी है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट विधायी जो हमारी शक्तियाँ थी ये भी गवर्नर जनरल की विधायिका के रूप में यहाँ पर नहीं दी गई थी, मतलब केंद्रीय विधायिका थी उसके नहीं, ये विवेकाधीन थी उसके। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा, सिर्फ पहला करेक्ट है। ये हमारा देखो 1935 को लेकर 2024 का जो पेपर था ये क्वेश्चन पूछा गया था UPSC में। ठीक है, ये अधिनियम के बारे में, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। आगे क्या है आंसर, क्या हो जाएगा, पूछा है सही कौन सा है, तो सिर्फ पहला करेक्ट है ए। अगला देखते हैं 91 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किया गया था, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, समिति की अंतिम रिपोर्ट ने जनरल डायर की कार्रवाई को उचित ठहराया, ये कहते हुए कि पंजाब में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनका कदम आवश्यक था। ठीक है, सेकेंड हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि समिति ने जनरल डायर के कृत्य को उचित नहीं ठहराया था, बल्कि उनकी अंतिम रिपोर्ट को उससे कड़ी निंदा की और कहा कि उनसे अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया और अनुचित रूप से उन्हें लंबे समय तक गोलीबारी जारी रखी और आतंक के माध्यम से नैतिक प्रभाव यहाँ पर पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो ये यहाँ पर बताया गया था, तो ये हमारा गलत हो गया। तीसरा, समिति ने भारतीय सदस्यों में माइनॉरिटी थी उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की और डायर की कार्रवाई को यहाँ पर अमानवीय गैर ब्रिटिश था वो करार दिया गया था। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन की छवि में धूलित करने के लिए दोषी ठहराया गया था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से 91 का आंसर हो गया। 92, प्रवर्तन निदेशालय जिसको बोलते हैं ED, ठीक है, उसके सामने आपको विचार करना है। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी चल रहा है, ये क्वेश्चन बनना था यहाँ से। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि इतना ED है तो न्यूज़ में क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, अभी फिलहाल पेपर को जो है क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले इसको लेके। लास्ट टाइम भी उम्मीद था कि पूछेगा लेकिन नहीं पूछे यहाँ भी, तो देखते हैं शायद इस साल पूछेगा। तो यहाँ पे देखो पहला जो स्टेटमेंट है 92 का, ये क्या हो जाएगा आपका गलत होगा, क्योंकि ये प्रदर्शन निदेशालय हमारा राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक वित्तीय जांच एजेंसी, ना कि गृह मंत्रालय की। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, ये धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 के अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियोजन की कार्रवाई करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से रहेगा, सेकंड आपका स्टेटमेंट देखता हूँ, सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, क्यों यहाँ पर जो हमारा एक्ट दे रहा है एकदम करेक्ट है 2005 का, थोड़ा एक्ट में डाउट था तो बट ये करेक्ट है 2005, राइट। आगे देखते हैं तीसरा, ये विदेशी मुद्राओं संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम जो है उसके तहत निवारक निरोध जो मामले उसकी समीक्षा के लिए सिफारिश करेगा। तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 तो गलत है, 2 और 3, तो 2 और 3 किसमें, बी नंबर में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं। 93 है, 5वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचियों क्षेत्र में जो हमारे प्रत्येक राज्य के लिए 20 सदस्यों की जनजातीय सलाहकार परिषद होगी। ठीक है, पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों को संसद के अधिनियम दौरान पर इसे घोषित किया जा सकता है, राइट। गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति दौरान पर इसे घोषित किया जाएगा, ना कि संसद के जो अधिनियम है उसके दौरान, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ आपका पहला करेक्ट है ए, तो 93 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 94 देखते हैं।
संघ की राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में संविधान में भाग 10, 5, 15 तो 17, ठीक है, भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है, राइट। तो 94 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा, संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंक भारतीय अंकों की अंतर्राष्ट्रीय रूप में होगी, अंक जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में होंगे, ये भी हमारा हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें क्या है 94 में हमारी करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 94 का। 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार तत्व के सिद्धांत जो होते हैं उसके सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पर करता है, या इसको जो हमारा सार है, इसको सार के तत्व के रूप में सिद्धांत को सर्वोत्तम वर्णन कौन यहाँ पर दर्शा रहा है, कौन सी बातें, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा, ये एक कानून का मान है, ये एक कानून मान है कि यदि वास्तविक प्रकृति में अधिनियम निकाय की विधायी क्षमता में आती है, भले ही वह आकस्मिक रूप से किसी अन्य क्षेत्र में अतिक्रमण करता हो, ठीक है। तुम्हारा ये इसका स्टेटमेंट जो होगा सार और तत्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 95 हो गया। 96 नंबर, ऐसे क्वेश्चन वैसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, बट यहाँ पर दे रखा है तो मैंने सॉल्व करा दिया आपको। 96 देखते हैं, 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य था जहां अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का हमारा पंजाब, डी हमारा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 97 क्षुद्रांत के कार्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षुद्रांत में यकृत और अग्नाशय का स्राव होता है, लेकिन इसकी अपनी भित्तियां किसी भी पाचन के रस का स्राव नहीं करती हैं, राइट। पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्या बोला, हमारा की पॉइंट नहीं है, तो ये बोला यहाँ पर करती हैं, ठीक है, यहाँ बोला नहीं करती तो गलत हो जाएगा। जो क्षुद्रांत हैं इसमें विली अवशोषण के लिए उपलब्ध सतही क्षेत्र को बढ़ाकर पोषक तत्वों को अवशोषण की मदद करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, अवशोषित पोषक तत्व शरीर की जो कोशिकाएं इसके दौरान पर उपयोग किए जाने से पूर्व यहाँ पर निस्पंदन हेतु वक्र में परिवहित होती हैं, ठीक है, या परिवहित की जाती है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा से गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये अवशोषित जो पोषक तत्व होते हैं तत्पश्चात रक्त प्रवाह के माध्यम से विभिन्न अंगों में परिवहित होते हैं, राइट। और वे प्रोटीन जैसे जो आवश्यक यौगिक होते हैं उसमें संश्लेषण में योगदान करते हैं, और इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ये कोई भी जो अपचित या अवशोषित भोजन है इसको तब तक वृहदान्त्र में पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा 97 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 98 नंबर देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये यांत्रिक तरंगों के विपरीत निर्वात में गमन कर सकती है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। दूसरा, सूक्ष्म तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार हैं जिसमें उनका उपयोग खगोलविदों के आकाशगंगाओं की संरचनाओं के अध्ययन के लिए यहाँ पर किया जाता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, वे तरंगें प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है, क्या होंगे, ये भी हमारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें एकदम सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 1, 2, 3। यहाँ पे देखो अनुप्रस्थ होती है, यहाँ पे कुछ गुण होते हैं इसके, एक तो हमारी क्या है, ये अनुप्रस्थ होंगी, ठीक है, ये प्रकाश की गति में संचरण कर सकती है, ये भी स्टेटमेंट दे सकता था। वे ऊर्जा और गति दोनों वहन कर सकती हैं, ये भी बोल सकता था, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट आपको और याद रखने हैं। आगे देखते हैं 99 नंबर, पुनर्योगज जो प्रोटीन है उत्पादन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुनर्योगज प्रोटीन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ से क्या होगा, 99 का पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पुनर्योगज प्रोटीन उत्पादन विशेष रूप से प्राकृतिक जो स्रोत है उससे प्राप्त दुर्लभ या जटिल जो प्रोटीन होते हैं उसके लिए पारंपरिक तरीकों के कारण अधिक लागत प्रभावी को विकल्प हो सकता है इसमें, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। देखो पुनर्योगी जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं, दोनों हमारा आंसर करेक्ट है, आंसर सी हो गया, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, पुनर्योगी जो प्रोटीन है ये डीएनए पुनर्योगी डीएनए और प्रौद्योगिकी का एक उपयोग कर हमारा संश्लेषित कर रहा है जो जैव चिकित्सा है, जैव प्रौद्योगिकी उसको अभिन्न बन गए हैं, ठीक है। वे व्यापक रूप से अनुसंधान और विभिन्न रोगों के लिए यहाँ पर चिकित्सीय एजेंट के रूप में यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर जो दोनों करेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, राइट। पुनर्योगित प्रोटीन के कुछ उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि हमारा मानव इंसुलिन, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो हमारा मधुमेह के उपचार में इसको प्रयोग कर सकते हैं, राइट। मानव वृद्धि कारक जैसे कि वृद्धि हार्मोन में न्यूनतम जो उपचार उसकी जो उपयोग में लाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर इसके उदाहरण थे पुनर्योगित जो प्रोटीन है इसके, आंसर हमारा सी। आगे देखते हैं 99 हो गया, 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक्सोसोम्स के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। एक्सोसोम्स मल्टीवेसिकुलर बॉडीज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में संलयन के माध्यम से शरीर में द्रव के मुक्त होते हैं और यहाँ पर बायोएक्टिव अणुओं में स्थानांतरित कर दूरस्थ जो कोशिकाएं उसको प्रभावित कर देते हैं, राइट। पहला मैप पे क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा, एक्सोसोम्स विशेष रूप से यूकैरियोटिक कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो पुटिका है उसमें उत्पन्न करने के यहाँ पर तंत्र अभाव होता है,
ये हमारा गलत है, क्योंकि ये अपोजिट बोल दिया इसने, क्योंकि सभी कोशिकाएं जो होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो बाह्य कोशिकाएं उसकी वेसिकल्स होती हैं उसके समान रूप से ये प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, ये असमानताएं जो असमानता है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रिलीज करती हैं। और हमारा समानता मुख्य प्रकार से दो टाइप में इनको वर्गीकृत किया था, एक तो हमारा एक्सोटोम्स और आपका एक्सोसोम्स। ठीक है, तो हमारा ये गलत होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट बोल रहा था इसकी बात, तो हमारी ये गलत हो जाएगी। ओनली पहली ये बात यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा उसका केवल 1। ठीक है, देखो आपका जो क्या एक्सोसोम्स और आपका जो मैंने बताया आपको एक्टोसोम्स और एक्सोसोम्स दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों आपको एक बार जाकर डीप में पढ़ लेना है, जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर 4 चैप्टर रहते हैं साइंस के, उसमें होगा टॉपिक ये। ठीक है, नहीं होगा तो आप बताओगे, मैं आपको ये जो टॉपिक रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक्सोसोम्स और आपका एक्सोटोम्स ये। ठीक है, तो देखो टेस्ट नंबर आपका जो 2 था यहाँ पर ओपन टेस्ट दृष्टि का मैंने करा दिया। अब इसके बाद लेके आएंगे जो हमारा मिनी टेस्ट है, विजन का जो मिनी टेस्ट है वो भी लेके आना है। एक पॉलिटी का बचा हुआ है, कुछ और भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो भी लेके आऊँगा। उसके बाद फिर से करंट अफेयर्स का टेस्ट लेके आऊँगा, फोरम का। ठीक है, इस टाइप से जितने हमारे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हैं सिर्फ मैं वही टेस्ट आपको कराऊंगा। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। जो आपका डेली टारगेट चल रहा है वो एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आपको डेली टॉपिक दिए जाते हैं वो आपको लर्न करने, और कुछ क्वेश्चन भी आपको शेयर करूँगा आज से, मतलब 15 टारगेट होने के बाद से। तो और भी कुछ उसमें सजेस्ट कर सकते हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।